में नई टीचर सुगंधा आई थी, लेकिन सुगंधा मैम के क्लास में आते ही अचानक से पूरे क्लास में बदबू फैल जाती थी और क्लास की सारी लड़कियां उस बदबू से बहुत ही परेशान हो जाती थी। अरे जूली, ये क्लासरूम में इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने क्लास में गंदी पोटी कर दी हो। हाँ यार, सही कह रही हो, मुझे लगता है ये बदबू टॉयलेट से आ रही है। जब से कमला आंटी गांव से वापस आई है तब से वो टॉयलेट का अच्छे से सफाई नहीं करती है। अरे ऐसे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हमें जल्दी ही कमला आंटी की शिकायत प्रिंसिपल मैम से करनी होगी, वरना हम इतनी बदबू में पढ़ाई कैसे करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद जूली, रानी और कंचन प्रिंसिपल मैम के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। उन लड़कियों की बात सुनकर प्रिंसिपल मैडम सफाई कर्मचारी कमला को अपने पास बुलाती है। क्या बात है कमला, आजकल तुम टॉयलेट की सफाई नहीं कर रही हो? तुम्हारी वजह से बच्चों को कितनी परेशानी हो रही है। पूरे क्लास में बदबू ही बदबू फैल रहा है, ऐसे में बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? देखो कमला, मुझे स्कूल में सफाई चाहिए। अब जाओ, अगली बार से मुझे तुम्हारी शिकायत मिली ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। ऐसा मत कहिए मैडम, मैं तो हर रोज ही टॉयलेट की अच्छे से सफाई करती हूँ। आप चाहे तो चलकर देख लीजिए। उल्टा तो मैं आपको ही शिकायत करने वाली थी मैडम। कैसे शिकायत? मैडम, जब से मैं गांव से आई हूँ तब से लेडीज टॉयलेट में पता नहीं कौन डायपर फेंक कर चला जाता है और उस डायपर में पोटी लगी होती है। मुझे तो उसे देखकर ही उल्टी आने लगती है। पता नहीं इतनी गंदी हरकत करके कौन टॉयलेट से जाता है। ठीक है, चलो मुझे चलकर दिखाओ, कहाँ है वो डायपर? कमला प्रिंसिपल मैडम को लेडीज टॉयलेट में लेकर जाती है। प्रिंसिपल के पीछे पीछे वे सभी लड़कियां भी टॉयलेट में आती है। प्रिंसिपल और वो लड़कियां जब टॉयलेट में पहुंचती है तो देखती है कि सच में टॉयलेट में यूज डायपर डस्टबिन में पड़ा हुआ था। ओह माय गॉड, छी! हमारे स्कूल में ये अडल्ट डायपर कौन पहनता है? पता नहीं मैडम जी, ये कौन पहनता है, लेकिन ये क्लास खत्म होने के बाद डायपर यहाँ पे रोज ही पड़ा होता है। कमला, अब से तुम इस बात का पता लगाओ कि आखिर हमारे स्कूल में डायपर कौन पहनता है, और जैसे इस बात का पता चले फौरन आकर मुझे बताओ। ठीक है मैडम जी। उसके बाद प्रिंसिपल मैडम अपने कैबिन में जा रही थी, तभी उधर से सुगंधा मैडम गुजरती है। छी छी, इतनी गंदी बदबू! लेकिन ये बदबू सुगंधा मैडम के आते ही क्यों आई? शायद मैं अभी टॉयलेट से आई हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। आज तो सारा मूड ही खराब हो गया। इधर सुगंधा मैडम अपने क्लास में आती है, तभी सुगंधा मैडम को देखकर जूली कहती है, रानी सुनना, वो देख सुगंधा मैडम की पैंट कितनी फूली फूली है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने डायपर पहन रखा हो। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रही है। हो ना हो, हमारे स्कूल में डायपर पहनकर आने वाली टीचर सुगंधा मैडम ही है। ये रोज डायपर पहनकर स्कूल आती है और डायपर में ही पोटी करती है, तभी क्लास में इतनी बदबू आती है। सही कहा, नाम सुगंधा मैडम है और काम सिर्फ बदबू फैलाना है। दूसरे दिन से सुगंधा मैडम के क्लास में आते ही क्लास की लड़कियां उनका मजाक उड़ाने लगती है। लड़कियों ने तो अब सुगंधा मैडम का नाम बदलकर डायपर वाली मैडम ही रख दिया था। अरे चुप हो जाओ, देखो डायपर वाली मैडम आ गई है। हमने तो आज तक बच्चों को डायपर पहनते देखा था, पर ये तो दुनिया की अनोखी टीचर है जो अभी भी डायपर पहनती है। लगता है इनका बचपना अभी तक गया नहीं। सभी लड़कियां ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। लड़कियों को इस तरह मैडम की तरफ देखकर हंसना सुगंधा मैडम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो गुस्से में आकर सभी बच्चों को सजा के तौर पर एक पैर पर खड़ा करवा देती है और गुस्से में बोलती है, तुम लोगों को अपने क्लास टीचर का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? तुम लोग मुझे समझते क्या हो? मैं कोई कार्टून हूँ? जब देखो मुझे देखकर हंसती रहती हो। अब तुम लोग आज पूरे दिन एक पैर पर खड़ी रहोगी, समझी? बेचारी लड़कियाँ पूरे दिन एक पैर पर खड़ी रहती है स्कूल की छुट्टी होने के बाद। अरे ये सुगंधा मैडम तो बहुत गंदी है। एक तो खुद की हरकत इतनी गंदी है, ऊपर से हमें ही सारा दिन एक पैर पर खड़ा करवा दी। हाँ, शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उनकी वजह से हमें कितनी परेशानी हो रही है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। हमें ये बात अब प्रिंसिपल मैडम को बतानी होगी। अब वही इसका उपाय ढूंढेगी। लेकिन प्रिंसिपल मैडम हमारी बात का विश्वास कैसे करेगी? अगर उन्होंने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया तो?
फिर से हमें कोई न कोई सजा मिलेगी। हमें सबसे पहले सुगंधा मैडम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि हमें 100% यकीन हो जाए कि सुगंधा मैडम ही डायपर पहनने वाली मैडम है। ठीक है, हम आज ही कमला आंटी के पास चलेंगे और उनसे बात करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद कुछ लड़कियां कमला आंटी के पास जाती है। कमला आंटी, आपको हमारा एक काम करना होगा। कैसा काम बिटिया? आंटी देखिए, हमें डायपर वाली मैडम का पता चल गया है, लेकिन आपको उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा ताकि हम सच्चाई सबके सामने ला सके, और इस काम में सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकती हो। हाँ आंटी, आपको बस इतना करना है कि सुगंधा मैडम जब भी बाथरूम आए आपको उनके ऊपर नजर रखनी है, और जब वो डायपर डस्टबिन में फेंक रही होगी तब आपको उनकी वीडियो बनानी है। लेकिन बिटिया, हमको वीडियो बनाना कहाँ आता है, और मेरे पास तो वीडियो वाला फोन भी नहीं है। कोई बात नहीं आंटी, आपको वीडियो बनाना हम सब सिखाएंगे, और आप कुछ दिनों के लिए हमारा फोन अपने पास रख लीजिए। और इस तरह जूली अपना फोन कमला आंटी को दे देती है और उन्हें वीडियो बनाना भी सिखा देती है। उसके बाद सभी लड़कियां क्लासरूम में चली जाती है और आपस में बातें करने लगती है। देखना, हमारा शक एकदम सही निकलेगा। हाँ यार, जैसे ही सुगंधा मैडम क्लास में आती है तभी बदबू फैलती है। इधर कमला बाथरूम में हर किसी पर नजर रखने लगती है। तभी उसे सुगंधा मैडम बाथरूम की तरफ आते हुए दिखाई देती है। मुझे कैसे भी करके आज इनकी सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी। कमला बाहर खड़े होकर सफाई करने लगती है। तभी सुगंधा मैडम जल्दी से टॉयलेट के अंदर चली जाती है। तभी कमला फोन निकालकर उनका वीडियो बनाने लगती है। उसके बाद सुगंधा मैम फ्रेश होने के बाद अपना यूज डायपर निकालकर डस्टबिन में डाल रही होती है, और कमला ये सब फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। उसके बाद कमला आंटी स्कूल की छुट्टी के बाद उन सभी लड़कियों के पास आकर बोलती है, बिटिया, तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा। सुगंधा मैडम ही डायपर पहनकर स्कूल आती है। क्या आप सही कह रही हो आंटी? आपने उनको डायपर पहनते हुए देखा था? देखा ही नहीं, बल्कि मैंने तो उनका वीडियो भी बनाया है। ये देखो। हमारा शक बिल्कुल सही निकला। अब कल हम ये सबूत लेकर प्रिंसिपल मैडम को दिखाएंगे। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। इस सुगंधा मैडम के चक्कर में पूरे क्लास में बदबू ही बदबू फैल गई है। इनकी वजह से तो हम ठीक से पढ़ भी नहीं पाते। हाँ, अब हमें सुगंधा मैडम को सबक सिखाना पड़ेगा। उन्हें एहसास दिलाना पड़ेगा कि वो विद्या के मंदिर में आकर कितना गलत कर रही है। अगले दिन सुगंधा मैडम क्लास में आई तो सभी लड़कियां आपस में खुसुर फुसुर करने लगी। जूली और रानी, तुम दोनों ने पूरे क्लास की लड़कियों को बिगाड़ कर रख दिया है। क्या तुम दोनों का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता? मैम, हमारा पढ़ने में तो बहुत मन लगता है, लेकिन जैसे ही आप क्लासरूम के अंदर आती हैं, वैसे ही न जाने कहां से बदबू का झोंका आ जाता है और हम सबका ध्यान भटका देता है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मतलब पढ़ने का मन नहीं है, इसलिए अच्छा बहाना बनाया है तुमने। नहीं मैम, जूली बिल्कुल सही कह रही है। बदबू सिर्फ हम दोनों को ही नहीं बल्कि पूरे क्लास को आती है। क्यों लड़कियों? हाँ, बदबू आती है। ये क्या तमाशा है? तुम लोग बहुत ही बदतमीज हो। तुम्हें तो इसकी सजा मिलेगी। किसे सजा मिलेगी ये तो आपको प्रिंसिपल मैडम ही बताएंगी। उसके बाद कुछ लड़कियाँ प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में जाती है। क्या बात है लड़कियों, तुम सब अपना क्लास छोड़कर सुबह सुबह यहाँ कैसे? मैडम, हमें डायपर पहनने वाली के बारे में पता चल गया है और उसी की वजह से हमारे क्लासरूम में इतनी बदबू आती है। डायपर पहनने वाली मैडम सुगंधा मैडम है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? वो तुम सबकी क्लास टीचर है और तुम उनके ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रही हो।
मैडम, हमें पता था आप हमारी बातों पर यकीन नहीं करेंगी, इसलिए हम अपने साथ सबूत लेकर आए हैं। ये देखिए। उसके बाद सभी लड़कियां प्रिंसिपल मैडम को वीडियो दिखाती है। वीडियो देखने के बाद प्रिंसिपल मैडम कहती है, अच्छा ये बात है, अब तुम लोग अपने क्लास में जाओ, अब मैं देखती हूँ। उसके बाद प्रिंसिपल मैडम सुगंधा मैम को अपने कैबिन में बुलाती है। यस मैडम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, अंदर आ जाइए सुगंधा जी। सुगंधा मैडम कुर्सी पर बैठने ही वाली होती है, तभी प्रिंसिपल मैडम उन्हें खड़े रहने के लिए कहती है। नहीं नहीं, आप खड़े रहिए। सुगंधा मैडम को खुद की बहुत इंसल्ट महसूस होती है, लेकिन वो वहीं पर खड़ी रहती है। सुगंधा जी, आप डायपर पहनकर स्कूल आती हैं। आपको पता भी है आपकी इस हरकत की वजह से स्कूल के सभी बच्चे कितने परेशान हैं। आपकी वजह से हमारे स्कूल का माहौल खराब हुआ है, इसलिए मैं आपकी 1 महीने के लिए इस स्कूल से छुट्टी कर रही हूँ, ताकि आप अपना अच्छे से इलाज करवाकर सही होकर ही स्कूल आएं। नहीं नहीं मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? मैं डायपर नहीं पहनती। अच्छा, फिर ये क्या है? उसके बाद प्रिंसिपल मैडम खुशबू मैडम को वीडियो दिखाती है। आई एम सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पेट खराब की बीमारी से तंग आकर मैंने डायपर पहनना स्टार्ट कर दिया था। दरअसल मुझे बार बार टॉयलेट जाने की वजह से बच्चों को पढ़ाने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। मैं बच्चों को सही से पढ़ा नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने डायपर पहनना स्टार्ट कर दिया था। इस बात का किसी को पता न चले, इसलिए मारे शर्म के मैंने ये बात आप सबसे छुपाई। आपको पता भी है आपकी इस शर्मनाक हरकत की वजह से बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या हम इस तरह बच्चों को स्वच्छ रहना सिखाएंगे? इस तरह बच्चों के दिल में एक शिक्षक की क्या छवि रह जाएगी? आई एम सॉरी मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब मैं अपनी समस्याओं का सबसे पहले इलाज करवाऊंगी। हाँ, आप किसी अच्छे डॉक्टर से सबसे पहले अपना इलाज करवाइए, और जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी तभी आप स्कूल आइएगा। ठीक है मैडम। उसके बाद 1 महीने की छुट्टी में सुगंधा मैडम ने अपना अच्छे से इलाज करवाया, और पूरे 1 महीने की छुट्टी के बाद मैडम जब दोबारा से स्कूल आई तो वो अच्छे खुशबू के साथ स्कूल आई। और स्कूल आने के बाद सुगंधा मैडम ने बच्चों से, कमला आंटी से, सबसे अपने किए की माफी मांगी, और उस दिन के बाद से सुगंधा मैडम ने कभी भी डायपर नहीं पहना। अनाथ लड़की का जादुई केले के पत्ते से बना हुआ ब्राइडल लहंगा। एक गांव में रागिनी और रिधिमा नाम की 2 सगी बहनें रहा करती थी, और उनके पिता मनोज मुखिया के यहाँ केले के बगीचे में काम किया करते थे। लेकिन उससे भी मनोज को कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से वे अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था, और जिसकी वजह से उनके घर में हमेशा किसी न किसी चीज की कमी रहा करती थी। लेकिन फिर भी वे दोनों बहनें आपस में बहुत ही प्यार से रहा करती थी। लेकिन समय के साथ साथ जैसे ही दोनों बहनें बड़ी होने लगती है और अपने घर से बाहर निकलने लगती है, तभी उस गांव के सबसे अमीर आदमी चंद्र प्रसाद की इकलौती बेटी काव्या की दोस्ती रागिनी से हो जाती है। जिसके बाद रागिनी कहती है, क्या बात है काव्या, तेरा कमरा तो किसी महल से कम नहीं लग रहा है। क्या तू इस कमरे में अकेले रहती है? और नहीं तो क्या, ये कमरा सिर्फ मेरा है। लेकिन तू ऐसे क्यों पूछ रही है? क्या तू अपने कमरे में अकेले नहीं रहती है क्या? नहीं यार, मेरे तो पूरे घर में सिर्फ एक ही कमरा है, जिसमें हम दोनों बहनें और हमारे माता पिता रहते हैं, और मैं तो अपनी बहन के साथ खाट पर सोती हूँ। क्या इतने छोटे से कमरे में तुम 4 लोग एक साथ रहते हो? मुझे तो यकीन नहीं होता कि भला इतने छोटे से कमरे में इतने सारे लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं। काव्या की ऐसी बातें सुनकर उस दिन से रागिनी की नींदें उड़ जाती है, क्योंकि जिस घर में उसको चैन से नींद आया करती थी, आज काव्या की बातें सुनने के बाद उसकी आंखों से नींद गायब हो जाती है, और वो रात में अपनी बहन के साथ सोते हुए सोचती है, मुझे भी इस खाट पर अकेले ही सोना है, मुझे इस रिधिमा को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इतना सोचकर रागिनी रिधिमा को खाट से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से रिधिमा को चोट लग जाती है और उसकी आंखें खुल जाती है, और वो कहती है, अरे रागिनी, ये तो क्या कर रही है? तूने मुझे खाट पर से धक्का क्यों दिया? अरे मैंने तुझे जानबूझकर धक्का थोड़ी ना दिया है, वो मुझे नींद में हाथ पैर मारने की आदत है। अच्छा, लेकिन अभी तक तो तुझे ऐसी कोई आदत नहीं थी, फिर अचानक से तुझे ऐसी आदत कहाँ से लग गई? इतना सुनकर रागिनी पूरे खाट पर अकेले ही सोने लगती है, और उस दिन के बाद से
रिद्धिमा अपने माता पिता के साथ जमीन पर ही सोने लगती है और समय के साथ साथ रिद्धिमा के साथ और भी बुरा व्यवहार होने लगता है और प्रिया मन ही मन सोचती है, अब बस इसी तरह मैं इस रिद्धिमा से सब कुछ छीन लूंगी और फिर मैं काव्या की तरह अमीरों की तरह अपनी जिंदगी जीऊंगी। और इस तरह रागिनी और काव्या की दोस्ती गहरी होती गई और वही रागिनी अपनी बहन रिद्धिमा से दूर होती गई, क्योंकि रागिनी को अब हर चीज महंगी और सुंदर चाहिए होती थी, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने माता पिता को भी गरीबी को लेकर ताने मारा करती थी। और उसकी ऐसी बातें सुनकर उसके माता पिता को बहुत बुरा लगता था। तब एक दिन मनोज रागिनी से कहता है, देख बेटी रागिनी, हम उस काव्या का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पिता 2 नंबर का धंधा करके इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन हम तो इज्जत के थोड़े बहुत पैसों में बहुत खुश हैं। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मुझे ये गरीबों वाली जिंदगी और नहीं जीनी है। इतने सालों से मुखिया के बगीचे में ईमानदारी से केले की खेती करके आपने कौन सा तीर मार दिया है। रागिनी की ऐसी बातें सुनकर मनोज पूरी तरह से टूट जाता है और उस दिन के बाद से वो रागिनी को कुछ भी नहीं कहता था, जिसकी वजह से रागिनी अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने लगती है। और देखते ही देखते अब दोनों बहनें भी बड़ी हो जाती है और रागिनी एक अमीर लड़के से प्यार करने लगती है, जो कि काव्या का ही एक दोस्त होता है और काव्या ने ही उन दोनों की दोस्ती करवाई थी। और इसी बीच एक दिन काव्या के माता पिता का भी देहांत हो जाता है, लेकिन जाते जाते रागिनी के पिता मनोज रिद्धिमा को केले के बगीचे की जिम्मेदारी देकर जाते हैं। और उसी बीच एक दिन रागिनी हाथ में एक सुंदर सा ब्राइडल लहंगा लेकर घर आती है और रिद्धिमा से कहती है, सुन रिद्धिमा, मैं आज राहुल से शादी करने जा रही हूँ और ये देख राहुल ने मुझे कितना महंगा ब्राइडल लहंगा दिया है। रागिनी, तू माता पिता के जाने के बाद भी सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, क्या तुझे इस घर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? हाँ, नहीं है, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुझे मेरी शादी में आना है तो आ जाना, वरना कोई बात नहीं। इतना बोलकर रागिनी राहुल का दिया हुआ महंगा ब्राइडल लहंगा पहनकर उससे शादी कर लेती है, लेकिन रिद्धिमा उसकी शादी में नहीं जाती है और वो अपने पिता की दी हुई जिम्मेदारी को पूरा करने लगती है और अकेले ही केले की अच्छे से खेती करने लगती है, जिसके बाद उसके पास थोड़े बहुत पैसे भी आने लगते हैं और वो उन पैसों से अपना गुजारा करने लगती है। तभी एक दिन राहुल रागिनी से कहता है, अरे रागिनी, मैंने सुना है तुम्हारे पिता केले के बगीचे में काम किया करते थे, इसका मतलब तुम्हारे पिता के पास भी खेत होगा, तो मुझे अब वो खेत चाहिए, मुझे उसके ऊपर अपना होटल बनाना है। लेकिन जी, उस खेत में तो रिद्धिमा की बच्ची खेती कर रही है। अरे तो क्या हुआ रागिनी, उस खेत की आधी हिस्सेदार तो तू भी है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो पूरा का पूरा खेत हमारे हाथ लग जाए, तो पहले से और भी ज्यादा अमीर बन जाएगी। काव्या के मुंह से अमीर बनने की बात सुनकर रागिनी के मन में लालच आ जाता है, क्योंकि इस समय तो रागिनी के सर पर बस अमीर बनने का भूत सवार होता है। इसलिए वो अगले दिन ही रिद्धिमा के पास जाकर उससे इस बारे में बात करती है और उसकी बात को सुनकर रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहती है, रागिनी, कम से कम तू मुझे 2 वक्त की रोटी तो चैन से खाने दे। तू ऐसा करके मुझसे मेरी रोजी रोटी क्यों छीनना चाहती है मेरी बहन? पर याद रख, मैं तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी, मैं तुझे अपना हिस्सा कभी नहीं दूंगी। सोच ले, अगर तू ऐसा करती है तो अगले हफ्ते तेरी शादी में मैं तुझे अपना महंगा ब्राइडल लहंगा पहनने के लिए दे सकती हूँ, जिससे हर कोई तेरी बहुत तारीफ करेगा। नहीं मेरी बहन, मुझे तेरे ब्राइडल महंगे लहंगे की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनकर रागिनी वहाँ से चली जाती है और रिद्धिमा की शादी रोहन नाम के एक लड़के से होने वाली थी, जो कि एक बहुत ही नेक लड़का होता है। लेकिन शादी करने के लिए रिद्धिमा को ब्राइडल लहंगे की जरूरत तो थी ही, लेकिन उससे पहले रिद्धिमा कुछ कर पाती, रागिनी और उसका पति मिलकर एक चाल चलते हैं और वो रिद्धिमा के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करवा देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस रिद्धिमा से कहता है, सुनो, तुम आज के बाद उस खेत पर केले की खेती नहीं कर सकती हो, क्योंकि वो खेत तुम्हारी बहन रागिनी का है। नहीं सर, वो खेत तो मेरा भी है। देखो, वो सब हमें नहीं पता, अगर तुम्हें केस लड़ना है तो तुम कोर्ट में जाओ, वरना जितना कहा जाए उतना ही करो। और इस तरह रागिनी रिद्धिमा को बुरी तरीके से फंसा देती है,
क्योंकि उसके पास तो अपना खुद का ब्राइडल लहंगा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तभी अगले दिन रिद्धिमा की शादी होने वाली थी और वो अपना दिमाग लगाकर अपने केले के बगीचे से ढेर सारे केले के पत्ते तोड़कर ले आती है और उससे बहुत ही खूबसूरत लहंगा बनाती है। और जब शादी के समय वो केले के पत्ते से बना हुआ ब्राइडल लहंगा पहनकर मंडप में आती है तो हर कोई उसके केले के पत्ते से बना हुआ ब्राइडल लहंगा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। क्या बात है रिद्धिमा, तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। तुमने कितना सुंदर केले के पत्ते का लहंगा बनाया है, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता। चलो मैं तुम्हारी कुछ फोटो खींचता हूँ। इतना कहकर रोहन रिद्धिमा की ढेर सारी फोटो खींचता है और उसकी सारी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और उसके कुछ देर बाद ही उन दोनों की शादी हो जाती है। और अगले दिन ही रिद्धिमा का केले के पत्ते से बना हुआ ब्राइडल लहंगा देखकर हर कोई उसके जैसा ही लहंगा पहनने के बारे में सोचता है। और उस दिन के बाद से रिद्धिमा के पास ढेर सारे केले के पत्ते से बने ब्राइडल लहंगे के ऑर्डर आने लगते हैं और उसके खेत में जितने भी केले के पत्ते थे रिद्धिमा उन्हीं केलों के पत्तों से हर किसी के लिए लहंगा तैयार करती है, जिसके बदले उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं और उन्हीं पैसों से वो कोर्ट में अपनी बहन के खिलाफ केस लड़ती है और वो केस जीत जाती है। जिसके बाद रागिनी का पति राहुल गुस्से में आकर रागिनी को तलाक दे देता है और उस दिन रागिनी को अपने दोस्त और अपने पति की सच्चाई का पता चल जाता है और उसके सर से अब अमीर बनने का भूत उतर जाता है और वो दर दर की ठोकरें खाने लगती है। लेकिन जब रिद्धिमा को अपने बहन के साथ हुए धोखे के बारे में पता चलता है तो वो उसे माफ कर देती है और उसे अपना लेती है। उस दिन के बाद से दोनों बहनें फिर से एक हो जाती है और केले के पत्ते का ब्राइडल लहंगा बनाकर बेचने लगती है और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।